हिडन फिगर्स। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल मूवी है। ये कहानी शायद आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दे। ये फिल्म सन 2016 की टॉप 10 फिल्मों में से एक फिल्म है जिसे ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये कहानी शुरू होती है सन 1961 से। ये वो वक्त था जब काले और गोरों का भेदभाव अमेरिका में बहुत ज़्यादा था। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए कई साल बीत चुके थे और अब हर देश धरती से निकलकर दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता है। यहाँ पर 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। ये तीनों की तीनों अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हैं। इनकी गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। ये उससे डर जाती है क्योंकि इस वक्त अफ्रीकन्स की जो अमेरिका में रहते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उन्हें बिना किसी गुनाह के भी जेल में डाल दिया जाता था। ये तीनों की तीनों नासा में काम करती हैं और जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये सब नासा में काम करती हैं तो वो उनसे सख्ती से बात नहीं करता बल्कि वो उनकी मदद करता है, क्योंकि ये वो वक्त था जब रशिया भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर लगा हुआ था और अमेरिका चाहता था कि उनसे पहले वो अंतरिक्ष में यानी कि चांद पर पहुंचे और इसके लिए नासा में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। और ये तीनों नासा में ह्यूमन कंप्यूटर होते हैं, यानी कि ये नासा के लिए कैलकुलेशन का काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त कंप्यूटर मशीन इतनी एडवांस नहीं थी कि उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। इसीलिए नासा अपनी सारी कैलकुलेशन के लिए बाहर से लोगों को हायर करता था। इन तीनों में से एक का नाम कैथरीन जॉनसन होता है जो कि मैथमेटिक्स में बहुत शार्प होती है। दूसरी का नाम मेरी जैक्सन। मेरी एक इंजीनियर बनना चाहती है और तीसरी जो इनकी सुपरवाइजर भी है उसका नाम डॉरथी होता है। वहीं नासा में ये दिखाया जाता है कि नासा का हर एक साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहा है कि कैसे किसी यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जा सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। और नासा की टेंशन और भी तब बढ़ जाती है जब ये काम रूस उनसे पहले कर देता है। दरअसल रूस अपने एक यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है और उसमें एक आदमी भी होता है, एक एस्ट्रोनॉट भी होता है जिसका नाम होता है यूरी गैगारिन। और ये इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में गया था और ये हुआ था 12 अप्रैल सन 1961 को। और अब अमेरिका भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। इसके लिए वो कई प्रयास भी करते हैं लेकिन वो सब के सब फेल हो जाते हैं। इनके जो यहाँ पर नासा के डायरेक्टर होते हैं उनका नाम होता है एल हैरिसन और वो चाहते हैं कि रूस से पहले अमेरिका चांद पर जाए, लेकिन इसके लिए इन्हें एक ऐसा यान बनाना होगा जो आराम से पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा सके और उसी तरह से बिना किसी दुर्घटना के पृथ्वी पर वापस लैंड कर सके। अब एल हैरिसन को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो एनालिटिक ज्योमेट्री में मास्टर हो और इन्हें ऐसा कोई एम्प्लॉय मिल नहीं रहा होता। पिछले 12 महीनों में ये ऐसे 12 लोगों को बदल चुके हैं और अब मजबूरी में कैथरीन को इन्हें इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ता है। आज से पहले यहाँ पर सिर्फ गोरों ने काम किया है और कैथरीन ऐसी पहली ब्लैक लेडी है जो इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आई है। जब वो अंदर जाती है उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी उसके बॉक्स के ऊपर डस्टबिन रख देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सफाई करने वाली है। पर जब वो ये बताती है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है तो उसे सब के सब बहुत हैरानी से देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त कालों और गोरों के बीच में कितना भेदभाव था, लेकिन अब कैथरीन इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है कि अब उसे स्पेस कैप्सूल हीट शील्ड टीम के साथ काम करना है और इस टीम का काम होता है स्पेस कैप्सूल को सुरक्षित बनाना। स्पेस कैप्सूल उसे कहा जाता है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में जाता है और जब कैप्सूल वापस धरती पर आता है तो धरती के वातावरण से फ्रिक्शन होने से उस कैप्सूल की हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हीट शील्ड का काम होता है उस गर्मी को, उस हीट को कंट्रोल करना। लेकिन कई बार परीक्षण करने के बाद भी, कई बार डिजाइन बनाने के बाद भी वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे होते। और जब मैरी अपने सीनियर के साथ उस डिजाइन को देखती है तो वो एक बार में बता देती है कि उसमें क्या कमी है। उसका सीनियर बोलता है कि इंजीनियर के दिमाग वाले को इंजीनियर ही होना चाहिए। मैरी बोलती है कि मैं एक निग्रो लड़की हूँ और मैं असंभव की उम्मीद नहीं रखती क्योंकि यहाँ पर निग्रो लोगों को यानी कि ब्लैक लोगों को इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन नहीं दिया जाता।
उसका सीनियर बोलता है कि मैं पोलैंड का एक यहूदी हूँ, मेरे माँ बाप को नाजी कैंप में मार दिया गया था और आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर एस्ट्रोनॉट्स को सितारों की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी नामुमकिन से कम नहीं है। वो मैरी से बोलता है कि अगर तुम वाइट होती तो क्या तुम इंजीनियर बनना चाहती? वो कहती कि अगर ऐसा होता तो मैं आज इंजीनियर बन चुकी होती। वहीं डोरोथी जो यहाँ पर सुपरवाइजर का काम संभालती है, दरअसल वो ऑफिशियली सुपरवाइजर नहीं है। पुराने सुपरवाइजर के काम छोड़ने के बाद उसका सारा काम डोरोथी संभालती है, लेकिन उसे सैलरी सुपरवाइजर की नहीं मिलती और जब वो इस बात के लिए मिसेस मिचेल से बात करती है तो वो उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। यहाँ पर डोरोथी को ये भी पता चलता है कि नासा में अब IBM कंप्यूटर आ रहा है और अगर एक बार वो एक्टिव हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग कैलकुलेशन करते हैं उन सब की नौकरी चली जाएगी। और वो ये बात कैथरीन और मैरी को लंच टाइम में बताती है, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई इंसान तो चाहिए होगा और अब एक ही रास्ता है कि हमें इस काम को सीखना होगा। तभी वहाँ पर मिसेस मिचेल आ जाती है और वो मैरी को बोलती है कि जो तुमने इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास ज़रूरी डिग्री नहीं है। मैरी कहती है कि मेरे पास मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस की बैचलर डिग्री है जो अधिकतर इंजीनियर्स के पास होती है। मिसेस मिचेल कहती है कि लेकिन हमें इस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एडवांस कोर्स की डिग्री भी चाहिए और ये हमारे क्राइटेरिया में है। इसे मैं डिसाइड नहीं करती बल्कि नासा करती है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब अगर मैरी को ये पोस्ट हासिल करनी है तो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे और जो सर्टिफिकेट उसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मिल सकता है वो यहीं पर पास में एक हैम्पटन हाई स्कूल होता है, वहां से भी मिल सकता है, लेकिन वो स्कूल सिर्फ गोरों के लिए होता है। हालांकि ये लॉ ऊपर से नहीं होता, लेकिन इस कानून को कोई भी नहीं मानता कि वहां पर ब्लैक लोग भी अपने सर्टिफिकेट्स, डिग्री या एजुकेशन कर सकते हैं। इसीलिए आज तक हैम्पटन हाई स्कूल में कोई भी ब्लैक इंसान नहीं गया। लेकिन मैरी किसी भी हालत में वहां पर एडमिशन लेके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करना चाहती है, इसीलिए वो कोर्ट में जाती है क्योंकि अगर जज ने उसे वहां से ग्रीन चिट दे दी तो उसे वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। जज उसे कहता है कि तुमने एडमिशन के लिए पिटीशन दर्ज की है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हैम्पटन हाई स्कूल गोरों का स्कूल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन वर्जीनिया अभी भी काले और गोरों का रंग भेद करने वाला राज्य है। मैरी कहती कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहते कि आप अपने परिवार में पहले थे जो US नेवी में गए, आप पहले थे जो यूनिवर्सिटी गए और आप पहले स्टेट जज बने जिसे 3 गवर्नर्स ने चुना। जज कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं? वो कहती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान पहली बार कोई पहला काम करता है तो उसे ये दुनिया हमेशा याद रखती है, चाहे वो चांद पर जाना हो या कोई और काम हो। वो कहती है कि आज से पहले कोई भी ब्लैक इंसान गोरों के स्कूल में नहीं गया और अगर मैं ऐसा करती हूँ और आप ये फैसला सुनाते हैं तो आपका नाम इतिहास हमेशा याद रखेगा। जज